हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी की। तो हम चालू करने के पहले हम इतना जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट है और ये हर फील्ड में काम आता है। फार्मेसी, मेडिकल, नर्सिंग, बीएससी, लगभग हर फील्ड में ही इसका यूज़ है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो जब हम फार्मेसी की बात करते हैं या किसी भी जो मेडिकल फील्ड है उसकी बात करते हैं तो हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर फार्माकोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्या हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये वर्ड कहाँ से बना, आना चाहिए। तो अगर हमको इस वर्ड को पता लगाना है कि ये वर्ड कहाँ से आया तो ये वर्ड आया है दो वर्ड से मिलके, दो ग्रीक वर्ड से। पहला वर्ड है फार्माकॉन एंड दूसरा है लोगोस। पहला वर्ड है फार्माकॉन एंड दूसरा है लोगोस। तो ये जो फार्माकॉन वर्ड है ये क्या है, इसका मतलब है ड्रग। इसका मतलब है ड्रग। और ड्रग जो है एक्चुअली वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, ड्रोज वर्ड से। ये क्या है, ये एक ड्राई हर्ब है। ग्रीक वर्ड था ड्रोज जिसको हम बोलते थे, ड्रग बोलने लगे। ये जो ग्रीक वर्ड है इसी का मतलब था ड्राई हर्ब। एक्चुअली में जो है ये ड्रग जो है वो ड्रोज से डिराइव है और यही जो है एक ड्राई हर्ब इसका मतलब था। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो ड्रग, फार्माकॉन का मतलब हम समझ गए, ड्रग। अब हमको समझना है लोगोस। लोगोस जो है लगभग हर ही जो साइंस की सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा जो मैक्सिमम सब्जेक्ट है उसमें लॉजी वर्ड लगता है। लॉजी वर्ड डिराइव होता है लोगोस से। अब ये जो लोगोस से डिराइव होता है तो लोगोस का एक्चुअल में मीनिंग होता है डिस्कोर्स इन एंड लॉन्ग डिस्कशन। दोनों ही एक ही बात है। एक्चुअली में अगर हम कुल मिला के ये बात करें तो उसका मतलब होता है स्टडी। बात समझ आ रही? मतलब ये कि डिस्कोर्स इन या लॉन्ग डिस्कशन, जिसको हम स्टडी भी बोल सकते हैं। अरे बात समझ आ रही है? तो ये जो लोगोस है इसका मतलब हुआ डिस्कोर्स इन या लॉन्ग डिस्कशन, जिसको हम स्टडी भी बोल सकते हैं। तो क्या हम ये बोले कि फार्माकॉन एंड लोगोस से मिलकर बना फार्माकोलॉजी, जैसे कि बायोलॉजी। ये क्या है, बायोस, ये जो है लिविंग। लॉजी क्या है, स्टडी बोलो या डिस्कोर्सिंग बोलो या लॉन्ग डिस्कशन बोलो। अरे बात समझ आ रही है? मतलब ये कि बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, बायोस एंड लॉजी। अरे बात समझ आ रही है? हाँ, ये हो गया आपका डिस्कशन की फार्माकोलॉजी जो वर्ड है वो किस किस वर्ड से मिलके बना, फार्माकॉन एंड लोगोस। तो चलो अब हम बात करते हैं कि किन किन चीजों से डील करता है ना, किस चीज से ये डील करता है। लगभग सारे एस्पेक्ट, इट डील्स विद all the aspect, it deals with all the aspect। किसके, एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड ड्रग के। किसमें, इन लिविंग सिस्टम। मतलब बाहर से लिया गया हुआ ड्रग के सारे एस्पेक्ट से ये डील करता है। किसमें, लिविंग सिस्टम में। किसके रिलेवेंट पढ़ाई करते हैं हम इसमें, रिलेवेंट टू सेफ्टी एंड एफिकेसी। मतलब सेफ्टी और एफिकेसी, कितना एफिकेशियस है ड्रग, कितना असरदार है, और सेफ्टी क्या है इसकी, हम ये इस चीज के रिलेवेंट इसकी स्टडी करते हैं। अब ये जो एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड ड्रग है, कई बार जो बॉडी के नेचुरल ओरिजिन का कोई भी पार्ट ना हो, केमिकल ना हो, जो हम बाहर से ले रहे हैं, जो बॉडी का पार्ट नहीं, हम उसको कई बार जीनोबायोटिक्स भी बोलते हैं। अरे बात समझ आ रही है? हमको इतना समझ आ गया कि ये जो है ये डील किसके एस्पेक्ट से करता है, इट डील्स विद ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड ड्रग। मतलब बाहर से लिए गए हुए ड्रग से इन लिविंग सिस्टम में, रेलेवेंट टू सेफ्टी एंड एफिकेसी। अरे बात समझ आ गई? ठीक है। अगर ये इतना समझ आ गया तो क्या हम डेफिनेशन लिख सकते हैं? अब क्या हमको ये देखने की जरूरत है, क्या जरूरत है, साइंस कंसर्न्ड विथ, ये तो हम लिखेंगे ही, कोई भी साइंस का सब्जेक्ट होगा तो हम बताएंगे कि किस चीज से वो कंसर्न है। साइंस कंसर्न्ड विथ स्टडी ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड ड्रग इन लिविंग सिस्टम रिलेवेंट टू इट्स सेफ्टी एंड एफिकेसी। अरे बात समझ आ गई? क्या हमें डेफिनेशन समझ आई है? तो आगे हम बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, है ना। कैसे चीजें आई, कैसे ये सब्जेक्ट डेवलप हुआ, कैसे मतलब कैसे लोगों के दिमाग में आने लगा कि ऐसा कुछ किया जाए। तो सबसे पहले तो ये है
कि नेचुरल प्रोडक्ट जो है उससे ही हमने ड्रग को डिराइव किया है, और अभी भी जो भी सारे सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो इसी के स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं, मतलब नेचर ही देता है ना। मतलब अर्लियर टाइम से ड्रग जो डेवलप हुए या जो ड्रग बने या जो नेचुरल फॉर्म में भी लिए गए वो नेचुरल प्रोडक्ट थे, नेचर से मिले थे। अरे बात समझ आ रही? अब क्या हुआ कि ये जो है नेचुरल प्रोडक्ट, नेचर से मिले हुए ड्रग जो है, अब कैसे मिले होंगे, थोड़ा दिमाग लगाया जाए, कैसे मिले होंगे, मतलब कैसे इंस्टेंटली कुछ तो हुआ होगा ना। सबसे पहले ये हुआ कि जब लोग बीमार पड़ते थे, बहुत पहले की बात कर रहे थे, कुछ भी नहीं था, तो लोगों ने हिट एंड ट्रायल करके ड्रगों को जो है वो डिस्कवर किया। मतलब जब कोई बीमार पड़ता था तो उसको कुछ भी पिला के, कुछ भी प्लांट प्रोडक्ट निकाल के, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के, उसको ऐसे ही खिला के, उसके लीव्स को कुछ भी खिला के हिट एंड ट्रायल मेथड से ये पता किया कि भाई वो बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। दूसरा क्या था? वाइल सर्चिंग फॉर फूड। क्या हुआ कि कई बार सर्चिंग फॉर फूड मतलब कि जब वो खाना ढूंढने जाते थे तो उस समय क्या हो जाता था कि कई बार जो है वो खाने के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें उनके इनकाउंटर हो जाती थी जो कि ड्रग के जैसे यूज हुई, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। तो कुछ चीजें ऐसी थी जिनको खाने के बाद मान के चलिए इमेसिस हो रहा था, उल्टी आ रही थी, तो वो कैसे यूज करने लगे? इमेटिक्स के जैसे यूज करने लगे, है ना, ताकि उल्टी इंड्यूस कराई जा सके, उल्टी कराई जा सके उसके लिए। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हिट एंड ट्रायल मेथड था। दूसरा था आपका वाइल्ड सर्च फॉर फूड। तीसरा जो मेथड है डॉक्ट्राइन ऑफ नेचर। तीसरा जो मेथड है वो था डॉक्ट्राइन ऑफ नेचर या सिग्नेचर ऑफ नेचर, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा था कि इसमें ये बोल रहा है कि नेचर खुद बताता है कि ये जो प्लांट है ये किस चीज के लिए यूज होगा, है ना। ये नेचर खुद बताता है, इसको सिग्नेचर ऑफ नेचर भी बोलते हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ? जैसे कि ये हॉर्स टेल प्लांट है, तो ऐसा माना जाता था कि ये हमारे बैकबोन के जैसे या फिर इसको बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम के जैसे ये दिखता है, तो उसकी बीमारी में ये हॉर्स टेल प्लांट को यूज करते थे और ये इफेक्टिव भी होता था। ऐसे ही बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स है। तो ये तो नेचर की बात हो गई, ऐसे नेचर से ये डेवलप हुए। लेकिन हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बताएं कि कैसे, सबसे पहले कैसे हुआ। तो जो रोडोल्फ बुचीन थे, है ना, एक साइंटिस्ट थे, उनने क्या किया, उनने बताया कि फार्माकोलॉजी एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, उनने बताया। और उनने ही पहला इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी 1847 में, कब? 1847 में जर्मनी में क्या किया उनने? डिस्कवर किया या फिर फाउंडेड, है ना, मतलब उनने मतलब एक उसकी स्थापना करी, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? रोडोल्फ बुचीन जो थे, फार्माकोलॉजी जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ये उनने बताया। और उनने ये बताया कि पहली बार उनने पहला इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी दिया 1847 में जर्मनी में। अरे बात समझ आ रही है? ठीक। अब जब ये हुआ तो समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया, ठीक है, समय बीतता गया। उसके बाद आया 19th सेंचुरी, ठीक है, 19वीं शताब्दी। जब ये आया तो एक साइंटिस्ट थे ओसवाल्ड श्मिडबर्ग। कौन थे? ओसवाल्ड श्मिडबर्ग, है ना। उन्हीं को बोलते हैं हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ये जो साइंटिस्ट थे, इनके डिसाइपल्स मतलब इनको कुछ मानने वाले, इनको कुछ फॉलो करने वाले जो इनके साथ रहते थे, जैसे कि जे लैंगली, टी फ्रेजर, पॉल एलरिच, एजे क्लार्क और जे एबल, है ना। ये जो थे, ये इतने जो इनके डिसाइपल्स थे, इन सब ने मिलके क्या किया? इनने कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिए फार्माकोलॉजी के, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिए फार्माकोलॉजी के, जैसे कि मॉलिक्यूलर टारगेट और बहुत सारी चीजें उस समय भी डेवलप थी। मॉलिक्यूलर टारगेट, ये सब जो चीजें आज हम पढ़ते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें उस समय भी डेवलप थी। सेफ्टी, एफिकेसी, ये सब, तो ये सब उनने दिया। तो अब इतना ड्रग, इसकी स्टडी, इस ड्रग की स्टडी, उस ड्रग की स्टडी बात करते हैं। तो अगर ड्रग की बात करते हैं तो हम ये भी तो पता करें कि ड्रग क्या है। अरे हमने अभी ही बोला था कि ड्रग ड्रोज वर्ड से निकला, जिसको ड्राई हर्ब बोलते हैं, है ना। और अगर हमको ये पता चल गया है तो अब हम देख लेते कि पहले कैसी डेफिनेशन थी, अब कैसी डेफिनेशन हो गई, है ना। अर्लियर डेफिनेशन जो थी उसमें ये बोल रहा था कि एक सिंगल केमिकल एंटिटी होती है, सिंगल केमिकल एंटिटी होती है जो यूज होती है किस चीज के लिए? डायग्नोसिस,
मतलब तुमको बीमारी क्या है उसका पता लगाना, प्रिवेंशन मतलब उससे बचाव करना कि हो ना जाए, ट्रीटमेंट एंड क्योर अगर हो गई है तो उसको सुधार करना। ये तीन चीज जो है ये अर्ली डेफिनेशन में इंक्लूड करी थी, किसकी? डिसीज की। मतलब डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, क्योर ऑफ डिसीज, ये अर्लियर डेफिनेशन थी। बेसिकली अभी भी हम यही डेफिनेशन बोलते हैं, है ना। अब लेकिन क्या बात थी कि उस समय में उस डेफिनेशन में कॉन्ट्रासेप्टिव और जो हेल्थ इंप्रूवर्स है जैसे कि विटामिन और कुछ भी खाते हैं जो हम, उसको इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, बात समझ आ रही। फिर WHO ने 1966 में, कब? 1966 में क्या दिया? एक डेफिनेशन दी ड्रग की। क्या डेफिनेशन दी? एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट, या तो सब्सटेंस होगा मतलब अगर आप ऐसे नॉर्मली नेचुरली एक्सट्रैक्ट करके भी खा रहे हो तो भी, है ना, वो एक अकेला सब्सटेंस, या आपने वो उसको एक फॉर्मुलेशन बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया, यूज्ड इंटेंशनली मतलब किसी मकसद से जानबूझकर, इंटेंशनली, टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। मतलब ये बोल रहा है कि एक बात बताओ, कई बार ऐसी भी दवाइयां देते हैं जिसमें हम इमेसिस कराएं, उल्टी कराएं, ठीक है, कई बार हम डायग्नोसिस के लिए देते हैं कि इसको दे के देखते हैं क्या असर आता है। मतलब हम उसकी बॉडी को मॉडिफाई, उसके जो पैथोलॉजिकल सिस्टम जो है या जो ये जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है या फिर जो पैथोलॉजिकल स्टेट है उसको हम मॉडिफाई या फिर एक्सप्लोर करके देख रहे हैं। किसके लिए? उसी के फायदे के लिए, बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। फिर से बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू WHO 1966 एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट यूज्ड इंटेंशनली टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर, टू मॉडिफाई या तो बदलाव करना, और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट, किसके लिए? फॉर बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के फायदे के लिए, जिसको दिया जा रहा है उसके फायदे के लिए, ये बोला गया। अब जब हमने इतना जाना ड्रग का, तो क्या हमको ये नहीं जानना चाहिए कि ड्रग का नाम कैसे रखा जाता है? नेचर से मिल गया तो अब डिस्प्यूट हो जाएगी, नहीं हम अपना नाम रखेंगे। पहले ऐसा जैसे जनरली साइंटिस्ट के नेम पे हो जाता था, है ना। तो IUPAC में जनरली जो केमिकल स्ट्रक्चर्स थे उस पे कैसा होता था कि पहले साइंटिस्ट बोलते थे हमने डिस्कवर किया तो हमारा नाम, कहीं सिमिलर जगह पे कोई दूसरे ने डिस्कवर किया तो वो बोलता था हमारा नाम। तो फिर क्या हुआ था, IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसने ये डिसाइड किया कि नहीं हम डिसाइड करेंगे, और उसके पहले कुछ दिनों तक उसका नाम वो लोग डिसाइड करके देते थे कि जब तक उसका नाम नहीं आ रहा है तब तक ये नाम रखा जाएगा, है ना। तो वही वो बताना चाह रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स। कैसे हुआ नोमेनक्लेचर? तो सबसे पहले हुआ केमिकल नेम। केमिकल नेम में क्या बोलता है कि जैसे केमिकल का जो नेम है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, मतलब बता रहे हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग कितने प्रकार से हो सकता है। तो ये केमिकल तरीके से हो सकता है, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया। अब क्या होता था कि जब तक ये केमिकल स्ट्रक्चर का नेम नहीं आता है तब तक उसको एक कोड दे दिया जाता था। क्या दे दिया जाता था? कोड नेम दे दिया जाता था ड्रग को। तो कोड नेम जो दे दिया जाता था वो दे दिया जाता था ड्रग को। ठीक है, बात समझ आ रही? कोड नेम दे दिया जाता था, केमिकल नेम जो है उसके पहले कोड नेम दे दिया जाता था, ताकि जब तक ये स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो, ये स्ट्रक्चर नेम नहीं पता चल रहा है, तब तक आप कोड नेम से काम चलाएं। फिर जो दूसरा है वो है नॉन प्रोप्रीटरी नेम। तो नॉन प्रोप्रीटरी नेम का मतलब ये हो जाता है कि एक नेम जो कि एक इनसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन देती है और वो ऑर्गेनाइजेशन ने एक बेसिक स्टैंडर्ड्स के मुकाबले उसको दिया है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो हम अभी देखेंगे। तो अभी हम बेसिकली बता रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है फ्लूमेंजेनिल। फ्लूमेंजेनिल जो है वो बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट है। एक इसका बेसिक नाम, इसका कुछ केमिकल नेम भी होगा, ये मार्केट में अलग अलग प्रिपरेशन से मिलता होगा, तो अलग अलग कंपनी ने अलग अलग नाम रखे होंगे, वैसा ही। अब प्रोप्रीटरी नेम की मैं अगर बात करूं तो प्रोप्रीटरी नेम वो जो मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने फॉर्मुलेशन को देता है, जैसे कि अल्टोल, है ना, ये बता दिया। एटिनोलॉल का एटिनोलॉल जो है एक ड्रग है, उसका ही एक प्रिपरेशन बनाया, तो एल्टोल जो है वो उसने अपनी दवाई का नाम रखा, उसने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा। ऐसे ही इसके कई नेम हो सकते हैं। सेम ही एटिनोलॉल जो ड्रग है उसके अलग अलग डोसेज फॉर्म बना के, अलग अलग प्रोडक्ट बना के, अलग अलग तरीके से मार्केट में बेचने पर उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। मतलब प्रोप्रीटरी नेम कैन बी मल्टीपल। अरे बात समझ आ रही है? तो अभी हमने बोला था कि डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रोप्रीटरी नेम में पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो नॉन प्रोप्रीटरी नेम डिसाइड करते थे वो थे यूसैन,
जो कि होता है यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम, एक था बैन जिसको बोलते हैं ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम। ये जो दोनों थे, दोनों ने फिर कॉमन एग्रीमेंट, और भी जो ऑर्गेनाइजेशन थे कॉमन एग्रीमेंट पे फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आया RINN, मतलब रिकमेंडेड इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। ये जो था ये डिसाइड करता था, ठीक है ना, ये जो था ये फिर डिसाइड करने लगा अब सारे जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होते हैं। पर अब क्या हुआ कि क्या नॉन प्रोप्राइटरी नेम जनरली जो होता है वो एक ही होता है लगभग हर एक ड्रग का, है ना, मतलब एक ड्रग। पर क्या हुआ कि कुछ ड्रग का फिर भी मोर देन वन प्रोप्राइटरी नेम आज भी है, आज भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल है मेपेरिडीन या पेथिडीन जो बेंजोडाइजेपिन है, ठीक है, स्लीप इंड्यूस जनरली करने के लिए यूज हो जाता है, तो मेपेरिडीन और पेथिडीन। या फिर बात करें लिग्नोकेन और लिडोकेन जो है वो अमीनो अमाइड लोकल एनेस्थेटिक है, तो ये जो है जनरली जो है ये लोकल एनेस्थेटिक के जैसे यूज होता है। इसके दो नेम है, दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। अब बात आती है कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि जेनरिक नेम क्या और अप्रूव्ड नेम क्या। जेनरिक नेम वो होता है कि कोई ड्रग का जो नेम है, जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम है, अगर वो इंक्लूडेड नहीं है फार्माकोपिया में तो उसको जेनरिक नेम बोलते हैं। और अगर वो ड्रग का अप्रूव हो गया है, नेम अडॉप्ट हो गया है फार्माकोपिया में, उसको ऑफिशियल नेम बोलते हैं या फिर अप्रूव्ड नेम भी बोलते हैं। तो प्रोप्राइटरी नेम, ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नेम जो है मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, मैन्युफैक्चरर डिसाइड दिस नेम एज इट प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क है, प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क के जैसे वो यूज करता है। अब क्या हो सकता है कि एक ड्रग के मल्टीपल ब्रांड नेम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल एक लिया हुआ है हमने यहाँ एटिनोलॉल का, बीटा ब्लॉकर है ये, तो जनरली जो है ये जो है ब्लड प्रेशर जो है उसको लो करने के लिए यूज होता है। तो एटिनोलॉल के कई ब्रांड नेम्स हो सकते हैं मार्केट में, कई ब्रांड नेम्स जो है वो मैन्युफैक्चरर जो है अपने ट्रेड के हिसाब से उसको डिसाइड कर सकता है, और वो एक पर्टिकुलर एक कंपनी का ही नाम होगा। तो उसमें एक एग्जांपल एल्टॉल, एटकार्डिल, एटिकॉर, एटेन, बीटाकार्ड, लोनॉल, टिनोलॉल, टेनोरफिन, टेनोरमिन, ठीक है, ये हो गए, ये सारे नेम्स हो गए। अब ये क्या होता है कि ब्रांड नेम जो है, ब्रांड नेम जो कि शुड बी कैची, मतलब ऐसा होना चाहिए कि सामने लोग पता चल जाए कि ये किस चीज के लिए बना है। जैसे कि ये देखिए लो प्रेशर नाम, लो प्रेशर नाम है, दैट मीन्स लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। ये खुद ही बता रहा है नाम कि जो है वो ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए काम आएगा। डिफरेंट कंट्रीज कैन हैव डिफरेंट ब्रांड नेम्स, डिफरेंट कंट्री जो है वो बहुत सारे ब्रांड नेम्स को यूज कर सकती है। एग्जांपल है टीमोलॉल मैलिएट आई ड्रॉप जो है, जैसे कि टीमोप्टिक जो यूएसए में यूज होता है और हमारे इंडिया में ग्लूकोमॉल इसको हम बोलते हैं, ठीक बात है। अब हम बात करते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स की, है ना, एक टर्म आती है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि pharmacotherapeutics is nothing but application of pharmacology and knowledge of disease for use for prevention and cure of disease। मतलब ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन? फार्माकोलॉजी के और डिसीज के नॉलेज का, जो हम फार्माकोलॉजी स्टडी करेंगे और जो डिसीजेस का नॉलेज होगा, दोनों का एप्लीकेशन जो कि किसके यूज में आएगा? प्रिवेंशन एंड क्योर, किसके? डिसीज के। अब ये इन्वॉल्व करता है क्या? सिलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग। अब कौन सा ड्रग हो, पैरासीटामोल हो कि आइबुप्रोफिन हो, बहुत सारे ऐसे, जैसे कि मान के चलो एंटीपायरेटिक ड्रग है ना, तो वो बता रहे हैं। तो कौन सा ड्रग हो, दूसरा मतलब एक ही कैटेगरी का कौन सा ड्रग हो। अब वो ड्रग किस फॉर्म में हो? डोसेज फॉर्म में। तो डोसेज फॉर्म कैसा हो? सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कौन से फॉर्म में हो, है ना। अब इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं आप कि कैसा हो, या तो टॉपिकल हो, मतलब स्किन में दिया जा रहा हो ऑइंटमेंट के जैसे, या फिर पेरेंट्रल हो, है ना, मतलब इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा हो, है ना, आईवी, इंट्रामस्कुलर, अलग अलग रूट होते हैं, जैसे कि वेन्स में लगाया जाता है वो। या फिर ड्यूरेशन दैट अकाउंट्स फॉर पेशेंट फीचर, मतलब किस
ड्यूरेशन में कितनी देर के लिए दिया जा रहा हो, क्योंकि वो अकाउंट करेगा पेशेंट का फीचर, मतलब वो किस उम्र का है, कैसा है, उस हिसाब से देख के हम देंगे। तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है कि कैसे हम चीजों को करें, कैसे हम ड्रग को दें, वो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है। अब अगला टर्म आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है? इट इज साइंटिफिक स्टडी। क्या है? साइंटिफिक स्टडी। किसकी? ड्रग की। किसमें? मैन में, इंसान में। अब इंसान कैसा होगा? या तो हेल्दी होगा, वॉलंटियर होगा, या तो पेशेंट होगा। पेशेंट होगा तो बीमारी होगी उसको, है ना। फॉर किसके लिए? इवैल्यूएशन के लिए। किसकी? एफिकेसी एंड सेफ्टी। एफिकेसी एंड सेफ्टी के लिए, मतलब कितना एफिशिएंट है वो ड्रग और उसकी सेफ्टी क्या है। अब ये क्या है एक्चुअली में? क्या है ये? कंपैरेटिव ट्रायल्स करते हैं इसमें। किसके साथ? विथ अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। विथ अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट मतलब हो गया, हो सकता है ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उसके हिसाब से कंपेरेटिव, या फिर ये बोले कि डिफरेंट ड्रग का क्या है, डिफरेंट मतलब जैसे कि हमने बोला कि एक ही है ड्रग, अलग अलग प्रकार के एक ही कैटेगरी के ड्रग हो गए, या फिर ये बोले कि डिफरेंट डोसेज फॉर्म में। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट मतलब कि अगर कोई पेरेंट्रल दिया जा रहा है ड्रग, या इसके बाद स्किन में दिया जा रहा है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसका कंपेरेटिव ट्रायल करना। और एक और चीज, इट इन्वॉल्व सर्विलेंस करना जगह जगह जाके, डेटा जनरेट करना किसका? एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं है। अब एम ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, मेन क्या है इसका? एम क्या है? टू जनरेट डेटा। अभी तक ये सब क्यों कर रहे थे? जनरेट करने के लिए डेटा, ताकि हम उस ड्रग का ऑप्टिमम यूज, मतलब ठीक ठाक जो है वो उसका यूज कर सके, ताकि हम उससे प्रैक्टिस कर सके। क्या? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मतलब हमारे पास एविडेंस हो कि वो मेडिसिन कैसे हम यूज कर रहे हैं, वो एविडेंस हो कि भाई किन किन को वो इस्तेमाल हुई, क्या क्या इफेक्ट हुआ, वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कीमोथेरेपी की, है ना। कीमोथेरेपी के पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रग्स जो है वो दो टाइप से मेनली ऐसे ब्रॉडली बोलेंगे तो क्लासीफाई से करेंगे कि एक फार्माकोडायनेमिक एजेंट और एक हो जाता है तुम्हारा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। ठीक है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट मतलब जो कि इन्वेडिंग माइक्रोब्स जो है उसको किल करे। तो फिर अब जब हमने जान लिया कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट क्या होता है, तो हम बता सकते हैं कि कीमोथेरेपी क्या है। तो कीमोथेरेपी जो है जनरली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है कीमोस ग्रीक वर्ड और एक है थेरेपिया। कीमोस मतलब हो जाता है आपका केमिकल एंड थेरेपिया मतलब हो जाता है हीलिंग। ठीक है, तो एक्चुअली में जो केमिकल्स के मदद से जो हीलिंग होती है वो कीमोथेरेपी है। अब उसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सिस्टमिक इफेक्ट क्या होता है। सिस्टमिक इफेक्ट मतलब ब्लड में इफेक्ट, ब्लड में जाने के बाद जो इफेक्ट आता है वो सिस्टमिक इफेक्ट है। तो ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इफेक्ट मतलब ये बोल रहा है कि ट्रीटमेंट केमिकल की मदद से जो सिस्टमिक इफेक्ट पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है विथ स्पेसिफिक ड्रग्स, वही है ना। स्पेसिफिक ड्रग्स मतलब केमिकल ही, कीमोथेरेपी हम पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक सिस्टमिक इन्फेक्शंस विथ स्पेसिफिक ड्रग्स which have selective toxicity for infection, malignancy, but having minimal toxicity for host cells। मतलब ये बोलना चाह रहा है वो कि अगर बॉडी में कोई भी जगह पे एक पर्टिकुलर टाइप का कोई भी इंजरी हुई है, या एक पर्टिकुलर टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या मान के चलो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो ये जो केमिकल का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, जो ड्रग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी सिर्फ इसके प्रति होगी। और होस्ट मतलब क्या होता है? जिस बुक की बॉडी में हम दे रहे हैं, जो हम हैं, जो जिसको हम दे रहे हैं, उसके प्रति उसकी जो टॉक्सिसिटी होगी वो मिनिमल होगी, कम से कम होगी। मतलब जो वो बैक्टीरिया है उसके प्रति उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जो होस्ट है उसके प्रति उसकी टॉक्सिसिटी मिनिमल होगी। वो कीमोथेरेपी हो गया। इसके अलावा जाता है आपका टॉक्सिकोलॉजी। अगला टर्म टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी नाम ही बता रहा है, टॉक्सिक मतलब होता है पॉइजन, है ना, जहर। तो वही वो बता रहा है कि स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स में आ जाता है पेस्टिसाइड्स हो गया, कोई भी ड्रग्स हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गया, और कोई भी इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर केमिकल हो गया, कुछ भी जो पॉइजनस इफेक्ट है उसकी स्टडी को, मैंने पहले ही बताया था, लॉजी मतलब हो जाता है स्टडी, है ना, लॉन्ग डिस्कशन। तो कोई भी टॉक्सिक की स्टडी जो होगी तो हम बोलेंगे टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, अब ये जो है इसी में ही हम पढ़ते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफेक्ट्स जो पढ़ते हैं हम, और एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो पढ़ते हैं वो टॉक्सिकोलॉजी में ही हम पढ़ते हैं। इसके अलावा एक टर्म आता है ऑर्फन ड्रग्स, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में भी कि ये क्या टर्म होता है। तो एक्चुअली में फॉर दोज ड्रग
देयर इज नो एविडेंस दैट इट विल प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब ऐसे ड्रग जिनका भले ही रिसर्च हो गया है लेकिन इतना कोई गारंटी नहीं है कि वो जो उनको करना चाहिए वो करेंगे, तो ऐसे ड्रग को हम ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। और जब हमको मालूम है कि ऐसे ड्रग हैं कि हमको पता नहीं है कि ये क्या इफेक्ट देंगे, तो इसकी सेल्स और मार्केटिंग जो है वो भी कम हो जाती है, जिस कारण से ये चांस हो सकता है कि ये बिके ना, है ना। तो इसको बेचने या इसकी मार्केटिंग या सेल्स करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो फंड्स प्रोवाइड करती है। एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। ठीक बात है, अरे बात समझ आ रही है? ठीक है। अब ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एसेंशियल मेडिसिन, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट ये है, तो इसको देख लेते हैं। एसेंशियल ड्रग्स जो है, दीज आर दोज ड्रग्स। अब एसेंशियल नाम ही खुद बता रहा है, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, क्या जरूरी, है ना। तो दीज आर दोज ड्रग्स विच सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है, मतलब लगभग कॉमन जो वॉलंटियर्स हैं, कॉमन जितने भी लोग हैं जिनमें एक नॉर्मल बीमारियां होती हैं जो कि ठीक हो सकती हैं नॉर्मल मेडिसिन से, तो वो जो है वो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो, वो एसेंशियल क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं। समझ में आया? दीज आर दोज ड्रग्स विच सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना। अब इनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है? दीज आर सिलेक्टेड बाय टेकिंग कंसिडरेशन टू पब्लिक हेल्थ। सबसे पहले ये देखा जाता है कि पब्लिक हेल्थ कैसी है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि कैसा सिनेरियो है पर्टिकुलर एरिया का, उस हिसाब से ये एसेंशियल ड्रग को सिलेक्ट किया जाता है। अब लेकिन इस ड्रग को ऐसे ही सिलेक्ट नहीं कर लेते, सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए। किसके रिलेटेड? एफिकेसी एंड सेफ्टी। यही दो चीज के रिलेटेड एविडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितना एफिकेशियस है ड्रग, कितना असरदार है और उसकी सेफ्टी क्या है, कोई दूसरा नुकसान तो नहीं करता है। तो क्या बोल रहे हैं? सफिशिएंट एविडेंस शुड बी देयर रिलेटेड टू एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग, है ना। इसके अलावा क्या है? इट शुड बी कॉस्ट फ्रेंडली, मतलब लोग खरीद सकें, अफोर्डेबल होना चाहिए, महंगा ना हो कि लोग खरीद ना पाए। ये हो गया बात। अगला आ जाता है इट शुड बी अवेलेबल एट प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर डोसेज फॉर्म ऑल द टाइम। हर टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, ये लगभग हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। कितने? प्रॉपर अमाउंट में, कम ज्यादा नहीं, अच्छे अमाउंट में, ताकि सफिशिएंट सप्लाई होता रहे। प्रॉपर डोसेज फॉर्म में, डोसेज फॉर्म क्या होता है? लिक्विड, सॉलिड, गैस जो भी है, और अलग अलग डोसेज फॉर्म कि एक ही पर्टिकुलर ड्रग की सॉलिड डोसेज फॉर्म बन सकती है या फिर उसका लिक्विड डोसेज फॉर्म सोल्यूशन बन सकता है, सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन, कुछ भी बन सकता है। तो वो बताना चाह रहा है कि प्रॉपर डोसेज फॉर्म में, जो डोसेज फॉर्म क्या कर सके, बायो अवेलेबिलिटी में काम आए, मतलब वो ठीक ठाक से इफेक्ट दे सके। बायो अवेलेबिलिटी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर डोसेज फॉर्म में, हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए। अब ये तो हो गई बात एसेंशियल ड्रग्स की। तो कैसे डिसाइड करती होगी गवर्नमेंट कि एसेंशियल ड्रग कौन सा है? सबसे पहला काम होता है गवर्नमेंट का कि एडिक्वेट डेटा है उस ड्रग का कि नहीं, एफिकेसी एंड सेफ्टी के रिलेटेड, मतलब वो एफिकेशियस है, असरदार है ढंग से, और सेफ्टी उसकी है ठीक ठाक कि नहीं है। सबसे पहला काम ये होता है। दूसरा हो जाता है डोसेज फॉर्म शुड गिव गुड बायो अवेलेबिलिटी, है गुड बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि कोई ड्रग हमने दिया बॉडी में, वो पेरेंट्रल के अलावा, पेरेंट्रल मतलब इंजेक्शन के अलावा कोई भी रूट से हमने दिया, और वो जो है गैस्ट्रिक में ओरल, अगर मान के चलिए हमने ओरल दिया, ओरल जाने के बाद वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद कितना अमाउंट उसका ब्लड में पहुंच रहा है, हमने जितना दिया था, मान के चलिए हमने 500 mg दिया था, उसमें से कितना अमाउंट ब्लड में पहुंच रहा है, वो बायो अवेलेबिलिटी है। तो उसकी गुड बायो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक ठाक बायो अवेलेबिलिटी दे रहा है वो ही ड्रग को चुना जाएगा, है ना। उसके अलग अलग पैरामीटर्स होंगे कि कितनी बायो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो वो हो गया। इसके अलावा ज्यादा चॉइसेस बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ डिसीज। अब क्या बोल रहा है कि पैटर्न ऑफ डिसीज, अब वो उस पर्टिकुलर एरिया में कैसा पैटर्न ऑफ डिसीज है। अगर कहीं पे स्वाइन फ्लू आ रहा है, कहीं पे कोरोना अभी जो चल रहा था, तो उस हिसाब से एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है उसको एडिट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कैसा डिसीज का पैटर्न है, कैसी फैसिलिटी है, किस तरीके से कि किस तरीके से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या उसका स्टोरेज कंडीशन है ठीक ठाक कि नहीं है। इसके अलावा ट्रेंड पर्सन कैसे हैं, उसके ट्रेंड पर्सनल कैसे हैं, मतलब कि वहाँ के लोग उसको यूज करना जानते हैं या नहीं जानते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स कैसा है, वहाँ पर वहाँ के लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक्स लोगों का, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये इतना फैक्टर्स हो जाता है। इसके अलावा जो है अगला पॉइंट जाता है चॉइस ऑफ 2 सिमिलर ड्रग। अगर 2 एक प्रकार के ड्रग है,
तब क्या करेंगे, तब ये देखेंगे कि किस ड्रग में बेटर एफिकेसी एंड सेफ्टी है, बेस्ड ऑन विच द ड्रग इज हैविंग बेटर एफिकेसी एंड सेफ्टी। चॉइस ऑफ टू सिमिलर ड्रग इज बेस्ड ऑन विच ड्रग इज हैविंग सेम बेटर एफिकेसी एंड सेफ्टी, मतलब बेटर एफिकेसी और सेफ्टी जिसका भी होगा वो ड्रग को हम चूज करेंगे। अब लगभग हमारा ये वीडियो जो है और एक पोर्शन लगभग खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी बस थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि नेशनल मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो कि नेशनल इंटरनेशनल मॉडल एसेंशियल थी, वो 1977 में बनी पहली बार और टाइम टू टाइम रिवाइज होती है। जो करंट लिस्ट है, जो मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो कि गाइडेड बाय मेंबर कंट्रीज, मतलब जो कि उसके मेंबर कंट्रीज है उससे गाइडेड होती है, वो करंट लिस्ट जो अपडेटेड हुई है वो 15वीं लिस्ट है। 2007 में ये इसको अपडेट किया गया है। इंडिया का भी सिनेरियो देखो तो इंडिया में भी एक नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट रिलीज होती है 1996 से, जिसको NLEM बोलते हैं, और ये जो रिवाइज होती है ये लगभग 2003 में लास्ट बार रिवाइज हुई। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और लगभग अभी जो पहला चैप्टर है उसके मेजर पोर्शन को हमने कवर करने का कोशिश किया। अगले वीडियो में हम जो फार्माकोलॉजी का मेन पार्ट है इसमें हम ये दो चीज देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ये जो है ये दो टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके बाद हम आगे और कवर करते चलेंगे। थैंक यू।